हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में जानने वाले हैं, जो मैंने एनसीईआरटी बुक से, जो 12th क्लास वाली है, उसका जो नया एडिशन आया है मैंने उसी से कवर किया है। और साथ ही मैं इसमें आपको इसके हर एक लाइन को बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन करूँगी और आपको समझाऊंगी, आपको बताऊंगी कि इसका जो एक लाइन में 4 लाइन का मतलब कैसे छुपा रहता है, उसको भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। साथ ही साथ जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊँगी उसका एक शॉर्ट नोट मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में दूँगी, ताकि आपको नोट्स बनाने में टाइम ना बर्बाद हो। आप सिर्फ़ और सिर्फ उस पीडीएफ को डाउनलोड करें और सिर्फ उसी से पढ़ें, ताकि आपको कम टाइम में अच्छा से अच्छा रिवीजन भी हो और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आए। ओके, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। तो देखो बच्चों, जो रिप्रोडक्शन है वो 2 वर्ड से मिल करके बना है, ठीक है। एक है री प्लस में प्रोडक्शन। री का मतलब फिर से, प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन का मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा है। ये जो रिप्रोडक्शन है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेसिटी रखता है। जस्ट बिकॉज हम लोग ह्यूमन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे हर चीज़ ह्यूमन के रिलेशन में ही पढ़ेंगे। यानी कि ह्यूमन अपने जैसा ऑर्गेनिज्म जब बनाएगा तो उसी चीज़ को हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ओके, यानी कि रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच वन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ओके, सब। और यहाँ पे हम लोग देखो एक टॉपिक, एक पॉइंट दिया हुआ है, इन लोगों ने लिखा हुआ है, एनसीईआरटी वालों ने लिखा है कि ये वीवी पेरस जो ह्यूमन होता है वो वीवी पेरस होता है। इसका मतलब क्या हुआ? वीवी पेरस का मतलब होता है बच्चों कि जब डेवलपमेंट ऑफ बेबी इनसाइड द बॉडी हो तो उसको हम लोग वीवी पेरस बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा ओवी पेरस भी होता है, ओवी वीवी पेरस भी होता है, लेकिन वो यहाँ का पार्ट नहीं है, वो आपने 11th में पढ़ा होगा, ठीक है। जस्ट ह्यूमन जो होता है वो वीवी पेरस होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वीवी पेरस को समझेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक और बात उन लोगों ने लिखा है कि वो जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होता है, मतलब जो ह्यूमन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। आपने इससे पहले आपने जाना होगा कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो 2-3 तरह से होता है, जैसे 2 तरह से बेसिकली होता है। एक एसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल होता है, प्लांट्स वगैरह में वेजिटेटिव भी होता है और कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म में वेजिटेटिव भी होता है, लेकिन हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे सिर्फ इतना जानेंगे कि जो ह्यूमन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ओके, अब देखो यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन है उसमें कुछ इवेंट्स को भी या इन लोगों ने मेंशन किया है कि कौन कौन से इवेंट्स हैं जिसके ज़रिए रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। ओके, तो वही यहाँ पे टोटल हमको 6 इवेंट्स देखने पड़ेंगे। देखो यहाँ पे एक है गैमीटोजेनेसिस, दूसरा है इंसेमिनेशन, तीसरा है ये देखो फर्टिलाइजेशन, दिस इज थर्ड वन फर्टिलाइजेशन, फोर्थ वन इज दिस वन इम्प्लांटेशन, ओके, फिफ्थ इज गेस्टेशन एंड सिक्स वन इज पार्चुरेशन, ओके, दिस वन। तो टोटल 6 हेडिंग्स के अंदर यानी कि 6 इवेंट होते हैं जिसके अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। प्यूबर्टी केसेस में ऐसा नहीं है कि आप प्यूबर्टी से पहले की बात करो, ये प्यूबर्टी केस में ही होता है। यानी कि जब ह्यूमन के अंदर प्यूबर्टी आ जाता है तो ये 6 पॉइंट्स है, 6 इवेंट है जिसके ज़रिए ह्यूमन रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये गैमीटोजेनेसिस क्या होता है। तो देखो बच्चे यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। गैमीट का जो फॉर्मेशन है उसी को बोलते हैं। वैसे ये टर्म से भी हमको समझ में आ रहा है कि गैमीटो प्लस में जेनेसिस, किसका फॉर्मेशन होगा? तो जेनेसिस का। जेनेसिस वर्ड कहीं पर भी आए, बिना सोचे बिना समझे ये मान लो कि वहाँ कोई चीज़ बन रहा है। जेनेसिस का मतलब ही होता है बनना, ओके। लेकिन उसके आगे क्या है? गैमिट लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या बनेगा? तो गैमिट बनेगा। तो गैमिट कितने तरह का होता है? हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पहले ही जान चुके हैं कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो जाहिर सी बात है मेल में भी बनेगा, फीमेल में भी बनेगा। तो जो मेल के अंदर जो गैमिट बनता है उसी को बोलते हैं स्पर्म। यानी कि मेल गैमिट है, मेल गैमिट का एक स्पेशल नाम है, उसको बोलते हैं स्पर्म। उसी तरह जो फीमेल होता है, फीमेल का जो स्पेशल गैमिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवम, दिस वन। तो ओवम और स्पर्म का, ये देखो ओवम और स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है इसी को बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। दूसरा स्टेज पे आता है कि अब बनने को तो बन गया, मेल के अंदर अलग है, फीमेल में अलग बना है, लेकिन पहले ही यहाँ पे लोगों ने बता दिया है कि जो मेल वो ह्यूमन जो होता है वो विविपेरस होता है, यानी कि इनसाइड द बॉडी।
तो ये दोनों को एक जगह लाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, लाना कहाँ पे है? फीमेल बॉडी के अंदर, क्योंकि हर चीज़ जो फीटस के फॉर्मेशन का जो प्लेस है वो फीमेल के अंदर है, ठीक है। यानी कि यूट्रस का तुमने नाम सुना होगा, यूट्रस के अंदर ही डेवलपमेंट होता है। तो यूट्रस है कहाँ पे? फीमेल बॉडी के अंदर। तो सबसे पहला ना ये गैमिट को, यानी कि इस स्पर्म को फीमेल बॉडी, यहाँ पे तुम ऐसे मानो कि ये मेल गैमिट है, ये फीमेल गैमिट है, ये मेल में है और ये फीमेल में, इसको तुमको इसके पास लेकर के जाना है। तो ये जो ले जाने का ये जो प्रोसेस है ना, इसी को बोलते हैं इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं? इंसेमिनाइजेशन। ओके। अब देखो, इंसेमिनेशन के बाद क्या होता है कि अब तो ये जो मेल गैमेट है, यानी कि जो स्पर्म है वो फीमेल के पास पहुंच गया, लेकिन सिर्फ पहुंचने से तो काम नहीं ना होगा, उसको ये दोनों को मिलना भी पड़ेगा। जैसे कि ये मान लो, अगर ये है मेल गैमेट यानी कि स्पर्म, ये है ओवम, इन दोनों को मिलना पड़ेगा। तो ये जो मिलने का जो प्रोसेस होता है, यानी कि जो फ्यूज़न ऑफ गैमेट्स होता है, इसी को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इन दोनों को मिलाना ही फर्टिलाइजेशन है। सबसे पहले हमने क्या देखा था? तो हमने देखा था कि ये है मेल गैमेट और ये है फीमेल गैमेट, इन दोनों का जो प्रोडक्शन था इसको बोल दिया हमने गैमेटोजेनेसिस। ओके। फिर इसको इसके पास ले गए तो इसको हमने बोला इंसेमिनेशन। फिर इन दोनों को हमने ऐसे ऐसे करके मिला दिया, तो ये जो मिलाने का प्रोसेस था ये हो गया फर्टिलाइजेशन। अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये देखो, ये जो मेल गैमेट है वो भी एक सेल का था, फीमेल गैमेट ये भी एक सेल की थी। अब ये दोनों ऐसे कर मिल गए ऐसे करके, तो ये मिलेंगे तो अब एक जगह ना आएंगे। आप ऐसे समझो, एक क्लास में एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है। लड़का पहले शादी से पहले अपने घर पे रहता था, लड़की अपने घर पे रहती थी, लेकिन जब दोनों की शादी हो जाएगी तो दोनों एक साथ रहेंगे, तो अब दोनों के लिए एक ही घर की ज़रूरत होगी। तो ये दोनों जब मिल गए, मेल और फीमेल गैमेट, तो इन दोनों का जो सेल था वो एक सेल हो गया। इसी सेल को बोलते हैं जाइगोट, ठीक है। यही वाला सेल है जाइगोट। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि जाइगोट कितने सेल का होता है, तो अब से आप यही बोलोगे कि जाइगोट एक सेल का होता है। लेकिन जाइगोट जो होता है वो भी एक सेल है, तो जाहिर सी बात है सेल का क्राइटेरिया ये भी फॉलो करेगा। जैसे सेल, बाकी सेल में डिवीज़न होता है, उसमें डेवलपमेंट होता है, सेम यही चीज़ इसके अंदर भी होगा। ये जो जाइगोट है इसके अंदर भी वो सारी चीज़ें होगी, सेल डिवीज़न होगा, सेल का डेवलपमेंट होगा, हर चीज़ होगा। लेकिन इसमें जो सेल डिवीज़न होगा उसको हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं जिसको बोलते हैं क्लीवेज। क्या बोलते हैं? क्लीवेज। ओके। तो देखो, क्लीवेज है यहाँ पे। अब होता क्या है कि इस क्लीवेज में के बाद ये यहाँ पे था जाइगोट, ठीक है। जाइगोट में हुआ क्लीवेज तो ये बन गया मोरूला, ठीक है। मोरूला 8 सेल का स्ट्रक्चर होता है, जो कि आगे चल के तुम लोग पढ़ोगे कि ये था जाइगोट, ये था जाइगोट, जाइगोट से बना मोरूला, मोरूला से बन गया ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। तो ये 3, ब्लास्टोसिस्ट वो स्टेज होता है, वो कंडीशन होता है जिस कंडीशन में इम्प्लांटेशन होता है। अब आप लोग बोलोगे कि इम्प्लांटेशन क्या होता है? तो देखो बच्चों, इम्प्लांटेशन भी एक प्रोसेस ही है। कैसा प्रोसेस है? तो अभी हमने इन दोनों को मिलाया था, ये मेल गैमेट था, ये फीमेल गैमेट था, ये दोनों मिले तो एक नया सेल बना जिसको हम लोगों ने कहा जाइगोट। जाइगोट में क्लीवेज हुआ तो क्लीवेज के बाद ये बन गया मोरूला, मोरूला में फिर से डिवीज़न हुआ, सेम वही चीज़। देखो यहाँ पे मोरूला है, ये मोरूला है, इसके अंदर फिर से क्लीवेज हुआ तो ये बन गया, क्लीवेज भी होगा और इसके साथ डेवलपमेंट भी होता है, मतलब डेवलपमेंट भी होता है, तो ये बन जाएगा एक और सेल। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। और ये ब्लास्टोसिस्ट जो ये यूट्रस होता है ना, ये यूट्रस आप लोगों ने देखा होगा, ये देखो इस वाले फिगर में दिखाया हुआ है, यूट्रस है ना, यूट्रस के अंदर जब वो जाता है ना तो इसी स्टेज में जाता है, तो इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन, यानी कि अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूटेराइन वॉल इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की ये लाइन है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन में, चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो या फिर नीट का, ये लोग डायरेक्टली उठा के पूछते हैं यही लाइन कि इम्प्लांटेशन इज़, तो वहाँ पे तुमको ऑप्शन दिया रहेगा कि यूटेराइन वॉल के साथ जो अटैचमेंट होता है ना, तो ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है कि किसका अटैचमेंट को इम्प्लांटेशन बोलते हैं, तो ब्लास्टोसिस्ट के। वहाँ पे मोरूला भी हो सकता है, जाइगोट भी हो सकता है, दूसरे और भी सेल्स हो सकते हैं, लेकिन
तुम्हें याद रखना है कि ब्लास्टोसिस्ट का अटैचमेंट यूटेराइन वॉल से जब होगा तो उसी को इम्प्लांटेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, जब इसके अंदर आ जाएगा यूट्रस के अंदर, आप ऐसे समझो ये हो जाएगा यूट्रस, ठीक है, ये हमारा यूट्रस है। यूट्रस के अंदर अब आ गया ब्लास्टोसिस्ट, तो अब डेवलपमेंट भी तो यहीं पे ना होगा। इसी डेवलपमेंट को बोलते हैं गैस्टेशन, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है उसी को हम लोग गैस्टेशन बोलते हैं, ठीक है। जो किसी में 210 प्लस माइनस 10 दिन होता है, यानी कि जो 9 महीने का जो पीरियड होता है उसी को हम लोग यहाँ पे गैस्टेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, जब पूरी तरह से बेबी डेवलप हो जाता है, जब उसका डिलीवरी का टाइम आता है, तो डिलीवरी ऑफ द बेबी, इसी को हम लोग पार्चुरेशन कहते हैं, ठीक है। पार्चुरेशन का मतलब होता है कि फीमेल बॉडी से बेबी को बाहर वो निकलता है खुद से या फिर निकाला भी जाता है, तो उसी को बोलते हैं पार्चुरेशन, ठीक है, जो कि बहुत सारे हार्मोन्स वगैरह के कंट्रोल में होता है, जो आगे चल के आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। और इसके आगे एक और पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप लोग को जानना चाहिए कि देखो, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई, गैमेटोजेनेसिस से लेकर के पार्चुरेशन तक, ये सारी चीज़ें कब हो रही थी? प्यूबर्टी के आने के बाद हो रही थी, ठीक है। ये देखो प्यूबर्टी के बाद हो रही, देखो यहाँ पे लाइन लिखी, यू हैव लर्न दैट, आपने सीख लिया, यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट, ये सारे जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं कब होते हैं? अकर्स आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के बाद होते हैं, ठीक है। अब देखो, एक रिमार्केबल चेंज इन लोगों ने मेंशन किया यहाँ पे कि देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल एंड इन द फीमेल, यानी कि मेल और फीमेल बॉडी के अंदर जो रिप्रोडक्टिव इवेंट होते हैं उसमें एक मेजर डिफरेंस होता है। वो क्या है कि ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ कि स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है, यानी कि फॉर्मेशन होता है, वो ओल्ड एज तक कंटिन्यू रहता है। द स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन ओल्ड एज तक वो कंटिन्यू रहता है, बट इन फॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे देखो कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम, यानी कि ओवम का जो फॉर्मेशन होता है वो सीज हो जाता है, रुक जाता है, बंद हो जाता है वुमेन्स के अंदर। कहाँ पे? तो वुमेन्स के अंदर बंद हो जाता है, कब? तो अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स, ठीक है। इसी को हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं। आगे चल के जब आप लोग को, जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि एमसी के बारे में जब हम बताएंगे, तो उसमें हम बताएंगे कि ये मेंस्ट्रुएशन में कभी कभी ये फिक्स नहीं होता बच्चों कि 50 ईयर्स के बाद ही सीज होगा, मे बी 45 to 50 ईयर्स इसका एवरेज मतलब एज होता है, उतने उसके बीच में ये रुक जाता है। किसी